नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राघव क्लासेज विद एसेंशियल में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विज्ञान विषय का जो कक्षा 8 का चैप्टर है उस वह पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन कि फसल किस प्रकार उत्पादित की जाती है और उसका मैनेजमेंट यानी प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, उसको यहाँ पर हम अच्छे तरीके से समझेंगे। और इस चैप्टर के अंदर फसलों के प्रकार, फसल क्या होती है, इसके अलावा किस प्रकार किसान अपने खेतों में विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं और फसल का उत्पादन करते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर विस्तार पूर्वक समझा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर का, उसका नाम है फसल, जिसे इंग्लिश में क्रॉप कहते हैं। फसल होती क्या है वास्तव में? आप लोगों ने देखा होगा जो फसल होती है वो क्या होती है? आपने खेत देखे होंगे। खेतों में क्या है, एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं और भूमि के एक बड़े भाग पर लगाए जाते हैं। इसलिए इसकी जो परिभाषा है वो किस प्रकार निकल रही है, देखिएगा कि एक ही किस्म के पौधे भूमि के एक बड़े भाग पर उगाए जाते हैं। एक ही किस्म के होने चाहिए और भूमि के बहुत बड़े भाग पर उगाए जाने चाहिए, तो वो फसल कहलाएंगे, अपने आप ही वो फसल है। तो फसल की परिभाषा यही हमारे सामने निकल के आ रही है कि जब एक ही किस्म के या एक ही नस्ल के एक ही प्रकार के पौधे भूमि के एक बड़े भाग पर उगाए जाते हैं तो इसे हम फसल कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, फसल की जो परिभाषा है आरटी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो आपको ये परिभाषा याद होनी ही चाहिए। पहला चैप्टर है, पहला क्वेश्चन बन जाए तो बहुत बड़ी बात होती है कि एग्जाम्स के अंदर हमने पहला चैप्टर पढ़ा और याद रह गया और वही क्वेश्चन आ गया, तो याद रखिएगा। अब आता है फसल के प्रकार। जो फसल के प्रकार हैं वह ये इस कक्षा 8 के अंदर अंतर्गत जो फसलों के प्रकार दे रखे हैं, ये ऋतुओं के आधार पे फसल और भी प्रकार की होती है। जैसे खाद्यान्न की फसल, व्यापारिक फसल, वाणिज्यिक उपयोग जो फसलें होती है उनके बारे में होता है। पर यहाँ पर हमें क्या है, केवल फसल के प्रकार, ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकारों को ध्यान में रखना है। तो ऋतुओं के आधार पर जो फसल के प्रकार है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार है। रबी की फसल, सॉरी, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, 3 प्रकार की हमारे पास फसलें हैं। परंतु कक्षा 8 में जो ये जायद का फसल का प्रकार है यह नहीं दे रखा है। कक्षा 8 में ये है जायद का जो फसल का प्रकार है ये नहीं दे रखा है। कक्षा 8 में केवल खरीफ की फसल और रबी की फसल के ही 2 प्रकार दे रखे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फसलों के प्रकार में। पहला प्रकार है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल क्या है, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। अब वर्षा ऋतु में बोई जाती है, अब वर्षा ऋतु भारत में कब आती है, तो ये शुरू होती है जून से लेकर सितंबर तक वर्षा ऋतु रहती है। तो इस ऋतु में जो फसलें बोई जाती है उनको हम कहते हैं खरीफ की फसलें। अब देखिए, खरीफ की फसल जो है कौन-कौन सी होती है? मक्का जो बोई जाती है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है। धान जिसे हम चावल भी कहते हैं, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि वर्षा ऋतु के प्रारंभ में ही बोए जाते हैं और वर्षा ऋतु समाप्त होते-होते इनको काट लिया जाता है। तो ये फसलें ध्यान रखना कि एक तो आपको क्या ध्यान रखना है कि खरीफ की फसल की परिभाषा और दूसरा याद रखना है इसका एग्जाम्पल। ये दोनों चीज़ें आप लिखोगे एग्जाम में, पूछा जाएगा आपसे कि फसल किसे कहते हैं? फसल के प्रकारों को लिखिए। तो इसमें हमें प्रकार में इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण याद होने चाहिए। दूसरा जो प्रकार है हमारे पास है वो है रबी की फसल। जो रबी की फसल क्या होती है, ये बोई जाती है शीत ऋतु में। अब शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च के बीच में बोई जाएगी और काट ली जाएगी। तो शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलें रबी की फसल कहलाती है। शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलें रबी की फसल कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि। ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको डेफिनेशन याद रखनी है और उसके साथ साथ क्या याद रखना है, इसके जो एग्जाम्पल है वो ध्यान रखने। अब तीसरा जो प्रकार है यह तुम्हारे कक्षा 8 में दे नहीं रखा है, पर याद होना चाहिए कि फसल का ये भी एक प्रकार होता है। वे कौन सा प्रकार है? इसमें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलें जायद की फसलें कहलाती है। ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के सीजन में जो फसलें बोई जाती है वह फसलें कौन सी फसलें हो जाएगी? जायद की फसलें। अब इसमें कौन कौन सी है? तरबूजे, खकड़िए, खीरा है, खरबूजा है, ये आदि जो फसलें हैं ये ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में ही काट ली जाती है। आपने देखा होगा तरबूज कब आता है? गर्मी के सीजन में आता है। खरबूजा भी तभी देखने को मिलता है। खीरा, ककड़ी वगैरह भी हमें गर्मी के सीजन में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये उनका सीजन होता है। सीजनल फसल मतलब उस टाइम की फसलें। अब इतना कुछ पढ़ लिया अपन ने क्या क्या देखा?
फसल की डेफिनेशन, फसल के 3 प्रकार, ये आरटी बोर्ड में नहीं है पर आपको याद रखना है। अब इतना कुछ पढ़ने के बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में कि फसल की परिभाषा, फसल को परिभाषित कीजिए। और इसके बाद आ सकता है कि इसके प्रकार समझाइए, फसल को परिभाषित करके इसके प्रकार समझाइए। अब फसल को परिभाषित करके इसके यानी फसल की पहले तो परिभाषा लिखनी है, उसके बाद हमें क्या समझाना है, फसल के 3 प्रकार और उसकी डेफिनेशन और उदाहरण लिखने हैं। अब एक और क्वेश्चन ये बन सकता है, अगर क्वेश्चन कठिन बनाया जाए तो क्या क्वेश्चन बन सकता है कि यदि गेहूं की फसल को खरीफ ऋतु में बो दिया जाए तो क्या होगा? यानी गेहूं की फसल बोई जाती है शीत ऋतु के प्रारंभ में, पर हम क्या कर रहे हैं, गेहूं की फसल को कब बोना चाहते हैं, वर्षा ऋतु के प्रारंभ में। अब जब उगेगी नहीं, दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि गेहूं को बोएंगे तो उगेगा जरूर। देखिए फसल के जो ये खरीफ की फसल होती है, हमने गेहूं की फसल को कब बो दिया है, खरीफ के टाइम पे। अब गेहूं की फसल कब पकती है, गेहूं की फसल में जो पुष्पन होता है वह कम ताप पे होता है, ठंड के टाइम पे बोई जाती है, शीत ऋतु में बोई जाती है, यानी इसका पुष्पन कब होता है, कम ताप पर। अब वर्षा ऋतु में तापमान थोड़ा हाई रहता है, कम नहीं रहता है, हाई रहता है, उच्च रहता है। और शीत ऋतु में तापमान कम रहता है, तब पुष्पन होता है। तो गेहूं की फसल अगर बो देंगे तो उग तो जाएगी पर पुष्पन नहीं होगा, और पुष्पन ही नहीं होगा तो बीज नहीं आएगी। समझ रहे हो? ध्यान रखना अगर इसको बो देंगे तो पुष्पन नहीं होगा, और पुष्पन हो भी गया तो क्या है, गेहूं की जो फसल है यानी रबी की जो फसल है, इसको परिपक्वन के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। मतलब देखो मार्च आता है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो परिपक्व होने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, अधिक ताप की। इसलिए ये फसल उस टाइम पे नहीं बोई जाती। इसलिए गेहूं हम क्या करते हैं, रबी की फसल के टाइम पे बोते हैं, खरीफ के टाइम पे नहीं बोते। समझ गए? क्योंकि इसे पुष्पन के लिए निम्न ताप की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना है बच्चों। तो यहाँ तक हो गए। हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला है वह है कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियां यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अब देखिए कृषि पद्धतियां क्या होती है। कृषि पद्धतियां वह क्रियाकलाप होते हैं जो किसान अपने खेतों के अंदर करते हैं। फसल बुआई से लेकर फसल भंडारण तक जो सारे क्रियाकलाप हैं, उन सभी क्रियाकलापों को हम यहाँ पर कृषि पद्धतियों के अंदर रखेंगे। पर कृषि की बुआई से पहले भी एक और काम होता है जिसे हम मिट्टी तैयार करना कहते हैं। परंतु हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से ये याद होना चाहिए कि कृषि पद्धतियां क्या होती। तो देखिएगा कृषि पद्धति की जो परिभाषा है वह इस प्रकार है कि फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को खेत में अनेक क्रियाकलाप समसामयिकी रूप से यानी सामयिकी रूप से यानी निश्चित अवधि के दौरान करने पड़ते। ऐसा नहीं है कि जुताई से पहले बुआई कर रहे हैं, बुआई से पहले सिंचाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं। तरीके से होंगे, सिस्टम से होंगे, सामयिक रूप से होंगे, निश्चित समय अंतराल के बाद होंगे। तो उन सभी क्रियाकलापों को हम क्या कहेंगे, कृषि पद्धतियां। ये परिभाषा आपको याद रखनी है क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कृषि पद्धतियां किसे कहते हैं। तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि, ये शब्द लिखना आवश्यक है, सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। इन सभी क्रियाकलापों या कार्यों को हम कृषि पद्धतियां कहते हैं। याद रखिएगा, जो फसल उगाने के लिए जो किसान क्रियाकलाप या कार्य सामयिक अवधि में करता है, वो सारे कार्य या क्रियाकलाप क्या कहलाते हैं, कृषि पद्धति। आप ये ध्यान रखें। अब कृषि पद्धतियां जो है वह निम्न चरणों में पूरी होती है। पहला चरण है मिट्टी की तैयार करना। मिट्टी तैयार करने को हम बोलचाल की भाषा में नॉर्मल जुताई बोल देते हैं, याद रखना है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा है बुआई। जब जुताई हो जाती है खेत में, उसके बाद क्या करता है, बुआई करता है किसान। तीसरी प्रक्रिया में क्या करता है, खाद देता है फसल को और उर्वरक देता है। इसके बाद चौथी जो प्रक्रिया है उसमें वो करता है सिंचाई। उसके बाद है खरपतवार से सुरक्षा, फिर कटाई, फिर भंडारण। तो हम एक एक करके इन सभी चीजों को यहाँ पर समझेंगे। इन सभी कृषि पद्धतियों के समाप्त होने के साथ ही
ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के इस चैप्टर के अंदर दे क्या रखा है, एक तो फसल और फसल के प्रकार और कृषि पद्धतियां, सारी कृषि पद्धतियां विस्तार पूर्वक दी गई है। इनको समझने के साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तुम यहाँ पर एक एक करके एक एक गतिविधि को, एक एक जो कृषि पद्धति है उसको समझते हैं। पहली जो कृषि पद्धति है वह है मिट्टी तैयार करना, जिसे हम जुताई कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो यहाँ पर लिखी हुई है, ढंग से समझिएगा। कुछ भी नहीं, सिंपल है, वेरी सिंपल। देखिएगा क्या है, खेत की मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। बहुत ही सिंपल है। खेत की जो मिट्टी है उसको उलटना पलटना और पोला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई। वेरी सिंपल, समझ गए? उलटना पलटना और पोला करना जुताई कहलाती है। ये परिभाषा भी एक दो बार नहीं, 3-4 बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको ये याद रखना है। हो सकता है वापस आ जाए, पिछले साल तो नहीं आए तो इस साल आ सकती है। अब जुताई करने से क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है, तो देखिएगा। जुताई क्यों कर रहा है किसान? दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जुताई क्यों कर रहा है किसान, तो इसके क्या फायदे हैं? तो देखिएगा क्या फायदे हैं। पहला जो फायदा है, इससे फसल की जड़ें जो है वह गहराई तक जाती है। अगर मिट्टी पोली रहेगी तो नॉर्मल सी बात है कि जड़ें कहाँ तक जा सकती है? गहराई तक। दूसरा बेनिफिट रहेगा, पोली मिट्टी होने से जड़ें जो है सरलता पूर्वक श्वसन कर सकती है, क्योंकि वहां पर अगर पोली मिट्टी रहेगी तो एयर रहेगी, हवा रहेगी उसके अंदर, और वो आराम से क्या कर सकती है? श्वसन कर सकती है। और पोली मिट्टी जो है इसमें रहने वाले केंचू, बोलचाल की भाषा में जिसे हम कुछ और भी अलग अलग क्षेत्र में अलग नाम है, पर आम हिंदी में क्या नाम है? केंचुआ, अर्थवर्म, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अर्थवर्म। ये भी मिट्टी के अंदर सरवाइव कर पाएगा अगर पोली मिट्टी रहेगी तो। वो सूक्ष्म जीव, देखिए आगे इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे प्रकृति में पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं, जिसको पौधे आसानी से काम ले पाते हैं। यानी कि पोली मिट्टी उसमें भी सहायता कर रही है उनकी वृद्धि के लिए, केंचुओं की और सूक्ष्म जीवों की। चौथा और अंतिम जो फायदा है जो बुक्स के अंदर दे रखे, वह है कि इस मिट्टी उलटने पलटने से क्या होता है, जो मिट्टी के पोषक तत्व वे ऊपर आ जाते हैं। अब वो पोषक तत्व ऊपर आएंगे तो सिंपल सी बात है, पौधे उन्हें आसानी से ले पाएंगे। तो समझ में आ गया बच्चों? हमने पहले तो हमने पढ़ा कृषि पद्धतियां, डेफिनेशन, कृषि पद्धति की डेफिनेशन, कृषि पद्धति के जो चरण हैं, 7 चरण हैं, याद रखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मिट्टी की तैयार कैसे की जाती है, जुताई क्या होती है, इसके 4 बेनिफिट क्या है। जुताई की परिभाषा समझने के बाद हमारे पास सवाल आता है कि जुताई में कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं। तो हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं कि जुताई के अंदर कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं, जिनसे हम खेतों में जुताई करते हैं। तो हम बात करते हैं जुताई के उपकरणों की। तो जो पहला उपकरण है बच्चों, पहला उपकरण है हल, जो एक ट्रेडिशनल यानी कि बहुत लंबे समय से काम में आ रहा है, परंपरागत उपकरण है हल। दूसरा है कुदाली, कुदाली भी हम बात करेंगे, कुदाली भी हल की तरह ही दिखाई देता है, थोड़ा उसका यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग होता है। उसके बाद तीसरा जो जुताई करने वाला उपकरण है वो एक कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो उपकरण है बच्चों, ये उपकरण आजकल आधुनिक उपकरण माना जाता है, और ये जो है ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा इसको, जब ये आएगा मैं इसका फोटो दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं हल की। पहला उपकरण जो है हल। हल क्या है? यह एक प्राचीन कृषि उपकरण है, परंपरागत है, प्राचीन है, बहुत लंबे समय से काम आता है। अब हल ज्यादातर वहां पर काम में लिए जाते हैं, वर्तमान समय में अभी वहां देखने को मिलेंगे जहां पर जमीन ऊबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है, वहां पर ज्यादा हल काम में लिए जाते हैं, क्योंकि अभी भी वहां पर ट्रैक्टर ज्यादातर काम में नहीं ले सकते, क्योंकि जमीन ऊपर ऊंची है नीची है, इसलिए वहां पर हल काम में लिए जाते हैं। और जो हल काम में ले जाते हैं वहां पर कल्टीवेटर ले नहीं सकते, तो हल, और इसके अलावा पहले के जमाने में हल ही काम में लेते थे, ट्रैक्टर मशीनें हुआ नहीं करती थी, तो वहां पर क्या काम में ले जाते थे? हल। तो हल जो है एक प्राचीन परंपरागत उपकरण है, जिससे जुताई के साथ साथ, जुताई तो की जाती है, जुताई के साथ साथ क्या किया जाता है? खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं, खेतों में खाद छिड़क दिया जाता है,
उर्वरक छिड़क दिए जाते, हल चला दिए जाते, जिससे मिट्टी में खाद और उर्वरक आसानी से पूर्णतया मिल जाते हैं। अब बात करते हैं खरपतवार निकालना। आप लोगों ने बरसात के सीजन में मक्का बोई हुई देखी, मक्का के बीच-बीच में हल चलाते हैं, दोनों लाइनें जो होती है मक्का की उनके बीच में हल चलाते हैं। हल चलाने से क्या होगा, वहाँ पर जो खरपतवार है वो निकल के बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा मिट्टी को खुरसता है हल आदि काम किए जाते हैं। तो क्या क्या काम हो गए, जुताई तो इसका मुख्य काम है इसी। जुताई के साथ साथ ये खाद और उर्वरक को भी मिला सकता है और खरपतवार को भी निकाल सकता है, मिट्टी को भी खुरस सकता है। इसे बेलों की सहायता से चलाया जाता है। ज्यादातर जगहों पर बेलों का ही यूज किया जाता है, परंतु कुछ जगह पर ऊंट के द्वारा भी हल चलाए जाते हैं, भैंसों के द्वारा भी हल चलाए जाते हैं, कुछ जगह घोड़ों के द्वारा भी हल चलाए जाते हैं। अब हल किस प्रकार का बना हुआ उपकरण है, तो देखिएगा इसमें लोहे की एक मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है नीचे। लोहे की एक मजबूत तिकोनी पत्ती लगी हुई है। देखिएगा ये लोहे की तिकोनी पत्ती है जो मजबूत है, जो मिट्टी को खोदने का काम करती है। हल का मुख्य भाग जो है, ये वाला मुख्य भाग है, ये लकड़ी का बना होता है। ये वाला भाग भी लकड़ी का बना होता है। थोड़ी मोटी लकड़ी होती है, थोड़ी पतली लकड़ी और लंबी लकड़ी होती है। बेल यहाँ पर बांधे जाते हैं इसमें। और लकड़ी का जो मुख्य भाग होता है इसको क्या कहते हैं, हल शेफ्ट। और यहाँ पर एक लकड़ी का पकड़ लगी होती है और ये इसको फाल बोलते हैं, लोहे की जो पत्ती होती है उसको। ये हल का डायग्राम है। तो आप अगर पूछा जाए क्वेश्चन किस प्रकार आने वाला है बच्चों, तो क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि जुताई के वो क्वेश्चन देगा कि निम्न पे टिप्पणी कीजिए। तो नीचे लिखा रहेगा हल, उसके अलावा कल्टीवेटर और कुदाली। तो इन पे 2-2 3-3 लाइनें लिखने के लिए वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा। तो यहाँ पर आप इस प्रकार ये 2-3 लाइनें लिख सकते हो और अगर आपको चित्र बनाना आ जाए तो चित्र बना सकते हो। वैसे इस तरह के क्वेश्चन में चित्र बनाना आवश्यक नहीं होता है। तो समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कुदाली। कुदाली जो उपकरण है यह भी एक जुताई का ही उपकरण है। तो दोस्तों अपन ने पहला जुताई का जो उपकरण था हल वो पढ़ लिया है। अब दूसरा जो उपकरण है वो आता है हमारे पास कुदाली। कुदाली जो दूसरा उपकरण है जुताई का, यह किस प्रकार काम करता है, ये किस तरह का दिखाई देता है, तो आइए इसके बारे में समझते हैं। कुदाली जो है एक सरल उपकरण है। ये हल के तरह ही दिखता है दिखने में, पर इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। अब थोड़ा सा अंतर क्या है वो समझते हैं। कुदाली जो एक सरल औजार है जिसका उपयोग मिट्टी को पोला करने और खरपतवार को निकालने में किया जाता है। मतलब ये भी हल की तरह ही काम करता है। हल का भी वही काम था, मिट्टी को पोला भी करता था और खरपतवार निकालने के काम भी आता था। मैंने बताया था आप लोगों को। तो इसके अलावा इसकी डिजाइन, ये बनावट कैसी होती है, देखिए इसमें भी लकड़ी या लोहे की छड़ होती है। ये जो छड़ है हल में तो काहे की होती थी, लकड़ी की। यहाँ पर ये छड़ जो है लकड़ी की भी हो सकती है और लोहे की भी हो सकती है। ठीक है। और इसके जो वहां पर एक लोहे की फाल लगी होती थी, तिकोनी लोहे की फाल होती है और बहुत मजबूत होती थी। यहाँ पर लोहे की फाल मतलब तिकोनी पत्ती न लगी हुई होती है, यहाँ पर लगी होती है एक ब्लेड की तरह चौड़ी पट्टी होती है। चौड़ी पट्टी देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई, सीधी नहीं होती है, थोड़ी मुड़ी हुई होती है ताकि वो मिट्टी को निकाल सके, जुताई कर सके। तो प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह काम करती है, जो पत्ती होती है ब्लेड उसकी तरह काम करती है। ध्यान रखना है आपको, तो ये उस तरह लगी होती है। इसको वही जानवरों के द्वारा खींचा जाता है, बैल के द्वारा खींच सकते हैं, ऊँट के द्वारा, घोड़े के द्वारा, भैंसों के द्वारा खींचा जा सकता है। तो ये भी क्या किसका काम करेगी, मिट्टी को पोला करेगी। नॉर्मली हम जुताई उसी को बोलते हैं, मिट्टी को उलटना पलटना पोला बनाना, इसी को हम जुताई कह रहे हैं। तो समझ गए होंगे जुताई। इस उपकरण के बारे में अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको 2-4 लाइनें के सरल उपकरण है, मिट्टी को पोला करने के, खरपतवार निकालने के काम आता है। इसमें लकड़ी या लोहे की एक छड़ लगी होती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें जो प्लेट लगी होती है वह लोहे की होती है और चौड़ी होती है और मुड़ी हुई होती है। ये ध्यान रखना है। हल में तिकोनी होती है, इसमें चौड़ी होती है, जो क्या है खुदाई करती है। ठीक है। ये इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है। आप भी चाहो तो डायग्राम बना सकते हो परंतु इस तरह के जो एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि डायग्राम इम्पोर्टेंट है, पर आप चाहो तो बना सकते हो। ठीक है। अब आता है हमारे पास
तीसरा जो जुताई का उपकरण है वह है कल्टीवेटर। अब कल्टीवेटर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। कल्टीवेटर जो है यह ट्रैक्टर के पीछे जोड़ा जाता है। इसका फोटो यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा आपको, देखिएगा। ये जो फोटो है ये कल्टीवेटर मशीन का फोटो है जो जुताई का काम करता है। आजकल इससे ही जुताई की जाती है, कल्टीवेटर मशीन से ही जुताई की जाती है जनरली, क्योंकि क्या है कि हल से या कुदाली से जुताई करता है तो पशु भी परेशान होते हैं और उसके साथ साथ जानवर भी परेशान होते हैं और मनुष्य भी परेशान होते हैं। परंतु यहाँ पर क्या है, ये मशीनरी काम हो जाता है, ये मशीन के द्वारा संचालित है। एक आदमी ट्रैक्टर पे बैठता है और उसके द्वारा पीछे कल्टीवेटर मशीन को बांधता है और पूरे खेतों बहुत लंबे चौड़े खेतों की जो जुताई कर सकता है। इसलिए देखिएगा यहाँ पर श्रम यानी मेहनत भी कम हो रही है और समय भी बच रहा है, दोनों ही चीज़ों की बचत हो रही है। इसलिए आजकल ज़्यादातर 90% जो खेती करने वाले किसान हैं वह कल्टीवेटर का ही उपयोग करते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ लिया है जुताई। जुताई यानी मिट्टी को उलट-पलटना और पोला बनाना, ये प्रक्रिया हमने कंप्लीट कर ली है। अब जो अगला चरण आने वाला है, कृषि पद्धति का पहला चरण यानी जुताई यानी मिट्टी तैयार करना हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा चरण जो है वह है बुआई। तो बुआई के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं बुआई। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों बुआई की। बुआई क्या है वास्तव में? जब जुताई हो जाती है कंप्लीट, खेतों की मिट्टी पोली हो जाती है और हम खेतों की मिट्टी को उलट-पलट कर देते हैं, तब जुताई कंप्लीट होने के बाद किसान अब अपने खेतों में करता है बुआई। अब देखिए बुआई के जो है 2-3 तरीके होते हैं बुआई के, परंतु पहले हमें किताबों के हिसाब से डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, परिभाषाएँ याद होनी चाहिए, बुआई क्या होती है। तो बुआई देखिए अच्छी गुणवत्ता वाले वो स्वस्थ बीजों को, देखिएगा, अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों को मिट्टी में रोपित करना यानी मिट्टी में डालना ही बुआई कहलाती है। आप लोग भी से ये समझते होंगे कि हम मिट्टी में जो बीज रोपित करते हैं वो स्वस्थ होते हैं और उसी के साथ जो है अच्छी गुणवत्ता के, अच्छी क्वालिटी के बीजों को बोया जाता है। अगर हम खराब बीज बोएँगे, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं बोएँगे तो हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। तो इस बात को ध्यान रखा जाता है। इसलिए बुआई की जो परिभाषा है वो ये निकलती है कि अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों को मिट्टी में रोपित करने की प्रक्रिया बुआई कहलाती है। बुआई वाला जो टॉपिक है बच्चों, ये इतना कि टॉपिक है, एक पेज में ही कवर होता है। ध्यान रखना है, ये ज़्यादा आगे नहीं। जुताई जो वाला टॉपिक था वो थोड़ा लंबा था, पर बुआई वाला टॉपिक इतना लंबा नहीं, ये समझना है आपको। अब देखो यहाँ पर एक विधि दे रखी है किताब के अंदर। अब किताब के अंदर दे रखी है तो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर कौन सी विधि दे रखी है कि हमारे पास मान लो कि अभी तो क्या है, मार्केट में डायरेक्टली रेडीमेड स्वस्थ और उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिलते हैं। परंतु अगर किसान भाइयों के पास अगर स्वस्थ बीज न हो, मिक्स, जैसे क्या है कि कोई फसल आती है तो फसल को ही रख लेते हैं, उसी को अगले सत्र में बोने की तैयारी रखते हैं। तो उस उन बीजों में से जो बीज रखे हुए हैं उन बीजों में से स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को कैसे अलग करें। तो यहाँ पर एक प्रक्रिया है कि स्वस्थ और क्षतिग्रस्त बीजों को अलग करने की जो विधि है, बहुत ही ईजी विधि है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, पानी लेना है पानी में बीज डालने और हिलाना है, थोड़ी देर देखना है। जो बीज पेंदे में बैठ गए नीचे पानी के अंदर और जो ऊपर तैर रहे, ऊपर जो बीज तैर रहे हैं वो क्षतिग्रस्त हैं, अस्वस्थ हैं, उनको बोना नहीं चाहिए, उनको अलग कर देना चाहिए। और जो बीज पेंदे में बैठ गए वो स्वस्थ बीज है, उनको बोना चाहिए। तो ये प्रक्रिया है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है एग्जाम में हमें क्या लिखना है, तो ये चीज लिखनी कि एक बीकर लेना है, इसे आधा पानी से भरना है, इसमें अनाज की एक मुट्ठी भर डालनी है। डालने के बाद अच्छे से हिलाना है भली-भांति तरीके से। हिलाने के बाद कुछ समय वेट करना है। थोड़ा वेट करने के बाद हम देखेंगे कि जो क्षतिग्रस्त खोखले बीज होते हैं, हल्के होने के कारण जल की सतह पर तैरने लग जाएंगे। हम उनको निकाल के अलग कर लेंगे। जो पेंदे में बीज रहेंगे वह स्वस्थ और अच्छे बीज रहेंगे। तो यह क्षतिग्रस्त और स्वस्थ बीजों को अलग करने की मेथड है, विधि है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा ताकि एग्जाम में आप लिख सकें। अब आता है अपने पास बीज की जो बुआई करते हैं
उसमें कौन-कौन से उपकरण, औजार, इक्विपमेंट काम में आते हैं। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर कक्षा 8 की बुक में 2 उपकरण दे रखे हैं, एक कीप द्वारा और सीड ड्रिल द्वारा। अब कीप द्वारा तो केवल किताब में ये लिखा हुआ है परंपरागत उपकरण, तो अपन भी इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बस ये ध्यान रखना कि कीप द्वारा किया जाता है, क्योंकि जितना सिलेबस है उतनी की पढ़ाई करो तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा पढ़ोगे, जैसे-जैसे क्लास बढ़ती जाती है वैसे-वैसे पढ़ाई भी का स्तर भी बढ़ता जाता है, उसकी डिटेल्स भी बढ़ती जाती है। परंतु अब देखो, बड़ी क्लासों में जो बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ सिलेबस भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो बच्चे का मानसिक विकास भी ज़्यादा हो चुका होता है। इसके हिसाब से ही पढ़ाई कराई जाती है। तो 8वीं में जितना दे रखा है उतना ही पढ़िएगा आप, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जिसमें किसी बच्चे में यदि थोड़ा आउट ऑफ माइंड यानी थोड़ा ज़्यादा दिमाग है, तो वो क्या है कि इसको क्या है कि रख सकता है, याद रख सकता है और भी डिटेल। तो कीप द्वारा, अब कीप में क्या होता था, आप लोगों ने गाँव में देखा होगा, हल होता है, हल के पीछे एक कीप लगा देते हैं। उसमें एक औरत बीज डालती हुई जाती है, इस प्रकार से भी बुआई की जाती थी। परंतु अभी वर्तमान समय में क्या हो रहा है, जो सीड ड्रिल मशीन है सबसे बेस्ट माना जाता है इसको। सीड ड्रिल मशीन होती है जो ट्रैक्टर के पीछे लगाई जाती है। देखिए, ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है, यानी सबसे ज्यादा अभी इसी का ही उपयोग किया जा रहा है बुआई करने में। तो इसके द्वारा बीजों को समान दूरी और गहराई पे, ऐसा नहीं होता है कि बीजों को कहीं भी हुआ, तो उनके बीच की दूरी भी समान होनी चाहिए और गहराई भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उनके बीच की दूरी समान नहीं है तो फसल सघन भी हो सकती है और विरल भी हो सकती है। अगर दूर-दूर है तो फसल हो जाएगी विरल, और फसल पास-पास है तो सघन हो जाएगी। उनका विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा, फसल के पौधों का विकास, ठीक है? और अगर ज़्यादा गहराई में बीज चले गए तो बीज उग ही नहीं पाएंगे। तो इस ऐसी बुआई का क्या मतलब आया, बीज बिना मतलब ही खराब हो। तो ध्यान रखिएगा, तो समान दूरी और गहराई रहना अति आवश्यक है, तथा बुआई के बाद बीजों को मिट्टी से ढक भी दिया जाता है। सीड ड्रिल मशीन के पीछे क्या है, एक पट्टा लगा होता है, वो बीजों को ढकते हुए भी चलता है। अब देखिए, ताकि पक्षी भी नहीं खाएंगे, बीज ढक जाएंगे तो पक्षी नहीं खाएंगे, नॉर्मल सी बात है। अब एक बात ये सामने आती है कि सर सभी पौधों के बीज ही लगाए जाते हैं क्या? तो आप लोगों ने देखा होगा धान की फसल, धान की फसल का पहले बाजार तैयार किया जाता है, इसे हम बोलचाल की भाषा में बाजार ही कहते हैं। मतलब उसके बीज छिड़क के बहुत सारे पौधे उगा लिए जाते हैं, फिर उनको उखाड़ के एक पौधा खेत में, पानी भरे हुए खेतों में लगाए जाते हैं। तो पहले क्या है, कुछ पौधों के बीजों को तैयार किया जाता है, एक-एक छोटा-छोटा पौधा तैयार किया जाता है, फिर उसको एक-एक करके लगाया जाता है। ठीक है बच्चों? तो इस प्रकार ये बुआई का जो टॉपिक था वो समाप्त हो चुका है। बुआई के बाद जो अपना अगला चरण रहने वाला है वह है खाद और उर्वरक मिलाना। देखिए, अब खाद और उर्वरक मिलाने की बारी आएगी। हमने बुआई पहला जो टॉपिक था अपना कंप्लीट कर लिया और ये दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, अब बात करने जा रहे हैं अपन खाद और उर्वरक मिलाना, जो हमारा कृषि पद्धति का तीसरा चरण है, खाद और उर्वरक मिलाना। इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, खाद और उर्वरक क्यों मिलाए जाते हैं, क्यों जरूरत पड़ी, तो यहाँ पर जो हमारी डेफिनेशन है खाद और उर्वरक मिलाना क्यों जरूरी है, तो हम लिखेंगे कि वह वे पोषक जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। वे पोषक जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। मिट्टी का जो पोषक स्तर है, मिट्टी का भी एक पोषक स्तर होता है पौधों के लिए, वो बनाए रखने के लिए हम जिन पदार्थों को, जिन पोषकों को मिलाते हैं उन्हें हम खाद या उर्वरक कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, खाद या उर्वरक। अब देखिएगा, पौधों को खाद और उर्वरक की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि यहीं से एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमें खाद और उर्वरक मिलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, देखिए, किसान लोग एक ही जगह खेत में बार-बार की फसल बोते हैं, काटते हैं, लगातार फसल बोते हैं, काटते हैं, तो मिट्टी के अंदर पोषक पदार्थों की कमी आ जाती है। उन पोषक पदार्थों की कमी को पूरा करने के लिए हम मिट्टी के अंदर क्या डालते हैं, खाद या उर्वरक डालते हैं। तो देखिएगा, इस प्रश्न का ये एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पौधों और
पौधों को खाद और उर्वरक की आवश्यकता क्यों होती है? तो आप इसके लिए ये आंसर लिख सकते हैं कि मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है। जो मिट्टी होती है, फसल जो होती है उसको क्या प्रदान करती है? खनिज पोषक तत्व प्रदान करती है। ये पोषक पौधों की वृद्धि करते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए बहुत सारे पोषकों की जरूरत होती है, तो वह किससे मिलते हैं उनको? मिट्टी से। अब कुछ क्षेत्रों में किसान क्या करते हैं? लगातार एक के बाद दूसरी फसल बोते हैं, दूसरी के बाद तीसरी बो देते हैं, यानी मिट्टी को उन पोषकों की कमी को पूरा करने का टाइम नहीं मिलता। तो फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है, जैसे नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है। तो इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान को खेत में खाद और उर्वरक देते रहने पड़ते हैं। ये लिखना है आपको, समझ गए? एक क्वेश्चन आएगा तो ये लिखना है कि किसान खेत में फसल बोता है, एक फसल के बाद दूसरी फसल बोता है, जिसके कारण मिट्टी के अंदर पोषकों की कमी हो जाती है। उस पोषकों की कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद एवं उर्वरक डालता है। समझ में आ गया बच्चों? तो अब इसके बाद खाद और उर्वरक। अब देखिए, खाद और उर्वरक, यहाँ पर दो शब्द में बार-बार का बोल रहा हूँ कि खाद और उर्वरक, क्या ये दोनों एक ही है? खाद और उर्वरक? नहीं बच्चों, खाद और उर्वरक में अंतर है। खाद एक अलग चीज है और उर्वरक एक अलग चीज है। तो हम समझते हैं खाद क्या है, उर्वरक क्या है। तो पहले हम समझेंगे खाद के बारे में। तो देखिए, खाद के बारे में यहाँ पर लिख रखा है, इसको इंग्लिश में कंपोस्ट कहते हैं। खाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोस्ट। जबकि उर्वरक को अंग्रेजी में फर्टिलाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर। तो ध्यान रखिएगा, खाद जो कंपोस्ट है, ये खाद कैसे बनाई जाती है? हम जो यूरिया छिड़कते हैं, वह खाद नहीं होती बच्चों, वह होती है उर्वरक। वह क्या होता है? उर्वरक। खाद तो जो गोबर की खाद डाली जाती है खेतों के अंदर, वह खाद होती है। तो ये कैसे निर्माण होता है? देखिएगा, गोबर की खाद वगैरह ये सब खाद होती है। कैसे बनती है ये देखिएगा। यह एक जैविक कार्बनिक पदार्थ है। खाद जो है एक जैविक कार्बनिक पदार्थ है, यानी जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। या तो जीव जंतुओं के मृत भागों से प्राप्त होगा या जीव जंतुओं के अपशिष्टों से पदार्थ प्राप्त होगा। परंतु किससे प्राप्त होगा? जीव जंतुओं से। जैविक शब्द लग गया, इसका मतलब यह है कि ये जीव जंतुओं से प्राप्त होगा। कौन सा भाग है? कार्बनिक भाग है। इनमें कार्बन की मात्रा पाई जाएगी। पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट अभी कहां से मिल रहा है? पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट, या तो सड़े गले पौधे होंगे या उनके सड़े गले मृतभाग हो सकते हैं पौधों के, जैसे पत्तियां, छिलके, और इसके अलावा जंतु अपशिष्ट हो सकते हैं, जैसे मल आदि से प्राप्त होता है। पादप एवं जंतुओं के अपशिष्टों को एक गड्ढे में डाल देते हैं। गड्ढे में डाल के उसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। तो कुछ दिनों बाद क्या होता है, वहां पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको उन पोषकों को ये क्या है? अपघटित करते रहते हैं। अपघटित करने के बाद ये सर्व कार्बनिक यौगिकों में बदल जाते हैं, जिनको खाद खाद कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं? खाद। जो बैक्टीरिया होते हैं, देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है कि एक गड्ढे में डालकर इसका अपघटन करने के लिए खुले में छोड़ दिया जाता है, और सूक्ष्म जीवों द्वारा, बैक्टीरिया होते हैं जो वह क्या करते हैं, इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, अपघटन कर देते हैं, और एक नया पदार्थ बना देते हैं जो ब्लैक ब्लैक कलर का होता है थोड़ा। उसे हम क्या कहते हैं? खाद कहते हैं। इंग्लिश में कंपोस्ट कहते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, खाद और उर्वरक को एक ही चीज समझ लेते हैं। ये एक चीज नहीं, अलग अलग है। बहुत से बच्चे यूरिया खाद, कोई क्या है कि जिसे हम बोलचाल के बाद भाषा में यूरिया खाद बोल देते हैं, उस यूरिया खाद नहीं होती, वो उर्वरक होता है। ध्यान रखना है ये आपको। तो एक कंपोस्ट यानी खाद है। ये कैसे बनती है? जंतुओं के अपशिष्ट से बनती है और सड़े गले मृत भागों से बनती है। ठीक है। अब इसमें खाद कौन कौन सी होती है? गोबर की खाद को भी हम खाद ही कहेंगे, और एक वर्मी कंपोस्ट, जो केंचुए की खाद बनाई जाती है केंचुए से, उसी को भी हम खाद के अंतर्गत ही रखेंगे। अब वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, ये अलग से कौन सी खाद होती है? बहुत से एग्जाम्स के अंदर, बहुत छोटी क्लासों में नहीं, बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर भी ये पूछा जाता है कि वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनाई जाती है, क्या होती है। तो समझिएगा, हमारे भी दे रखे, तो ढंग से समझ लीजिएगा। वर्मी कंपोस्ट खाद, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट का मतलब तो खाद तो लग गया। जो वर्मी होती है, ये बनाई जाती है केंचुए से। किससे बनाई जाती है? केंचुए से। केंचुआ जो है
एक अर्थवर्म, जिसे इंग्लिश में अर्थवर्म बोलते हैं, यह एक जीव होता है जो सांप की तरह दिखता है पर छोटा होता है बहुत। इसमें किसी प्रकार का कोई जहर नहीं होता है, ये मिट्टी खाता है। अभी सॉरी, उस गड्ढे में जिसमें हमने पौधों के मृत भाग डाले थे, जंतुओं के अपशिष्ट डाले थे, उसी खड्डे में अगर हम केंचुओं को भी डाल देते हैं और उससे जो खाद बनेगी उसको हम वर्मी कंपोस्ट खाद कहेंगे। सिंपल सी बात है कि खाद बनाने के लिए हमने एक गड्ढा खोदा, गड्ढे में क्या डाले, पौधों के मृत भाग जैसे पत्तियां, छिलके आदि, और उसके अलावा डाला मल जानवरों का जैसे गोबर। उसके बाद हमने डाला, उस जब गोबर डालते हैं तब तक तो वो खाद बनती है, पर जैसे उसमें केंचुए भी डाल देते हैं साथ के साथ, तो क्या बनेगी, अब जो खाद बनेगी उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा बच्चों को वर्मी कंपोस्ट खाद क्या होती है। यहाँ जैसा लिखा हुआ है वह ये देखो, यहाँ पे लिखने का मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आपको कहीं नोट्स के लिए भटकना ना पड़े, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, किसमें से याद करें, कैसे याद करें, सर ने तो समझा दिया, थोड़ा सा आगे दे गया, मैं कैसे याद करूंगा। तो नोट्स के लिए लिख रखा है मैंने, नहीं तो मैं लिखता भी नहीं। ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक यहाँ समाप्त नहीं हुआ है अभी। इसके खाद के बाद खाद देने के लाभ टॉपिक आएगा, खाद देने के लाभ, उसके बाद उर्वरक पढ़ेंगे, उर्वरक के लाभ, और फिर उसके बाद खाद और उर्वरक में अंतर भी पढ़ेंगे। परंतु ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ तक ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ये पार्ट 1 हो गया है, इस पार्ट 2 में जो आगे का चैप्टर है वो पार्ट 2 में मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।